माई सेल्फ मधु चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। तो आज हम अस्टिलेगो की स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिस्टमिक पोजीशन अगर हम देखें तो यह है किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलेगिनिल्स, फैमिली अस्टिलेगिनेसी के अंतर्गत आता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसकी माइसीलियम ब्रांचड या शाखित, सेप्टेट या पट्टीय और इंटरसेलुलर होता है। इसकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आती है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज या प्राइमरी माइसीलियम बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बनती है, यानी जब बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो उससे जो माइसीलियम बनेगा उसको प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। और यह माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है, यानी एक केंद्र की माइसीलियम होता है। और इसको हैप्लोमाइसीलियम भी कहते हैं क्योंकि यह अगुणित या हैप्लोइड होता है, यानी इसमें एक ही केंद्रक होता है, इसलिए इसको हैप्लोमाइसीलियम भी कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स इट मे बी प्लस और माइनस स्ट्रेन। तो प्राइमरी माइसीलियम जो है वह या तो प्लस स्ट्रेन होगा या माइनस स्ट्रेन होगा। यदि प्लस स्ट्रेन वाले बेसिडियोस्पोर्स से बनेगा तो वह प्लस स्ट्रेन माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम होगा, और यदि बेसिडियोस्पोर माइनस स्ट्रेन वाला होगा तो उससे बनने वाला प्राइमरी माइसीलियम भी माइनस स्ट्रेन का होगा। यानी इसमें स्ट्रेन भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, प्लस और माइनस। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम इसमें डाइकैरियोटिक होता है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, डाई का मतलब दो, तो इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हॉस्टोरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें जो सेप्टम होता है उसमें सिंपल पोर होता है, यानी बेसिडियो इसके अंदर जो बेसिडियोमाइकोटिना है उसके अंतर्गत इसमें डोलियोपोर नहीं पाए जाएंगे, बल्कि सिंपल पोर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अस्टिलेगो में माइसीलियम का डाइकैरियोटाइजेशन, जैसे कि हमने लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ा था कि दो प्रकार के माइसीलियम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है और सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक होता है। तो डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी haploid mycelium is converted into secondary dikaryotic mycelium is called dikaryotisation। यानी वह प्रोसेस जिसमें प्राइमरी हैप्लोइड माइसीलियम सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम में चेंज हो जाता है उसे डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। यह कई तरीकों से हो सकता है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बाय फ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी। कुछ स्पीसीज जैसे अस्टिलेगो मेडिस के अंदर इस प्रकार का डाइकैरियोटाइजेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, उनसे प्राइमरी माइसीलियम बनते हैं, और यह प्राइमरी माइसीलियम होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहुंच जाता है और वहां पर दो विपरीत स्ट्रेन वाले हाइफी के बीच में सोमेटोगैमी होता है। दो विपरीत स्ट्रेन वाले हाइफी जिनकी कोशिकाओं में विपरीत स्ट्रेन वाले केंद्रक पाए जाते हैं, उनके बीच में सोमेटोगैमी हो जाता है। सोमेटोगैमी किस तरह से होगा? यानी उनके दोनों हाइफी के बीच की कॉमन जो दोनों हाइफी के बीच की जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाएगी और दोनों के केंद्रक जो है वो एक हाइफी में प्रवेश कर जाएंगे, तो एक हाइफी में दोनों प्रकार के केंद्रक पहुंच जाएंगे।
और वह डाइकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्लैंप कनेक्शन के द्वारा डिवीजन होगा और उससे सेकेंडरी माइसीलियम बन जाएगा। बाय फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब्स ऑफ टू बेसिडियोस्पोर्स, जैसे कि हमने कहा कि बेसिडियोस्पोर्स या तो प्लस स्ट्रेन के होते हैं या माइनस स्ट्रेन के होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स से जर्म ट्यूब्स निकलती है और उन जर्म ट्यूब्स के बीच में फ्यूजन हो जाता है तो उसमें डाइकैरियोफेज जो है स्टैब्लिश हो जाएगा। यानी डाइकैरियोफेज का मतलब है दोनों प्रकार के केंद्रक प्लस और माइनस एक ही सेल में पहुंच जाएंगे और उस कोशिका से बाद में बार बार डिवीजन होगा और उसे सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा और वह सेकेंडरी माइसीलियम जो है डाइकैरियोटिक होगा। बाय कॉन्जुगेशन बिटवीन द बेसिडियोस्पोर्स, तो बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इन बेसिडियोस्पोर्स से कई बार सेकेंडरी स्पोर्स बन जाते हैं। उन सेकेंडरी स्पोर्स को क्या कहते हैं? स्पोरिडिया। और यदि दो विपरीत स्ट्रेन वाले स्पोरिडिया के बीच में फ्यूजन होता है तो वहां पर भी डाइकैरियोटाइजेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज बाय यूनियन ऑन इन्फेक्शन थ्रेड। तो यहाँ पर जब हम अगली वाली स्लाइड में देखेंगे बेसिडियम का जब फॉर्मेशन होता है और उस बेसिडियम से स्पोर्स नहीं बनकर उस वहाँ पर इन्फेक्शन थ्रेड्स बन जाती है। यानी बेसिडियम से स्पोर्स न बनकर, सामान्यतः तो बेसिडियम से स्पोर्स बनेंगे लेकिन स्पोर्स न बनकर इन्फेक्शन थ्रेड बन जाती है और उन विपरीत स्ट्रेन वाली थ्रेड्स के बीच में फ्यूजन होता है तो वहां पर भी डाइकैरियोटिक हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है और उससे आगे डिवीजन के द्वारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी कर पा रहे हैं। तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। डायग्राम हमारा ए डायग्राम जो है इसमें आपको जो है इन्फेक्टेड स्पाइक्स जो है स्पाइकलेट्स इन्फ्लोरेसेंस जो है इन्फेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस दिखाया गया है। किस तरह से इन्फ्लोरेसेंस जो किस तरह से ये जो इन्फेक्शन है इन्फ्लोरेसेंस को ही अधिक प्रभावित करते हैं और जहाँ पर ग्रेन्स का प्रोडक्शन होना था वहाँ पर अस्टिलेगो के स्पोर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए जो डायग्राम है इसमें यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम पाया जा रहा है। कौन सा माइसीलियम पाया जा रहा है? ए डायग्राम में डाइकैरियोटिक माइसीलियम पाया जा रहा है। जब इसमें पुष्पन का समय होगा तो यह माइसीलियम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यह स्पाइकलेट्स को इन्फेक्ट करता है और इन्फ्लोरेसेंस वाले रीजन में पहुंच जाता है और यहाँ पर माइसीलियम जो है कुछ डेंस हो जाता है और इस डेंस माइसीलियम को स्पोरोजिनस हाइफी कहते हैं। यहाँ पर जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम की जो सेल्स होती है वो क्लैमिडोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। कौन से स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे? क्लैमिडोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो यह डाइकैरियोटिक माइसीलियम था तो स्पोर्स जो बनेंगे वो भी कैसे होंगे? डाइकैरियोटिक स्पोर्स बनेंगे और इन स्पोर को क्या कहते हैं? क्लैमिडोस्पोर्स। इसके अलावा इन्हें टिल्यूटोस्पोर भी कहते हैं, ब्रांड स्पोर भी कहते हैं, स्मट स्पोर्स भी कहते हैं। अधिकतर के अंदर जो ये स्पोर्स बनते हैं वहाँ पर लूज स्मट का इन्फेक्शन होता है। लूज स्मट का मतलब होता है यदि यहाँ पर बनने वाले स्पोर्स होस्ट की एपिडर्मिस के द्वारा कवर्ड नहीं होते हैं, यानी स्पोर्स का प्रोडक्शन इस प्रकार से होता है कि ये एपिडर्मिस को तोड़ देते हैं, तब वहाँ पर लूज स्मट होगा। जबकि यदि स्पोर्स का प्रोडक्शन इस तरह से होता है कि एपिडर्मिस ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब वहाँ पर जो डिजीज होएगी उसको कवर्ड स्मट कहते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में यानी
सी डायग्राम के अंदर, बी डायग्राम के अंदर हम क्लैमिडोस्पोर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। बी डायग्राम में हम क्लैमिडोस्पोर का स्ट्रक्चर, यहाँ पर दो भित्तियाँ होती है, एक तो एक्साइन और दूसरी इंटाइन होती है। ये कुछ ग्लोबोज या इलेप्टिकल शेप के होते हैं और डाइकैरियोटिक होते हैं। सी डायग्राम में हम देखेंगे कि क्लैमिडोस्पोर्स के अंदर जो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे उनका फ्यूज़न हो जाता है, यानी बाई न्यूक्लिएट क्लैमिडोस्पोर्स के दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड या द्विगुणित केंद्रक बनाता है। यह द्विगुणित केंद्रक का बनना इसी क्लैमिडोस्पोर के भीतर ही होता है। अब ये क्लैमिडोस्पोर्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, इनकी एक्साइन बर्स्ट हो जाएगी, जैसे कि आप डायग्राम डी में देखिए, एक्साइन बर्स्ट हो जाएगी और इंटाइन जो है उसमें इंटाइन जो है स्वेल करके जो है बाहर की तरफ निकलकर जर्म ट्यूब बनाती है। इस जर्म ट्यूब को बेसिडियम या प्रोमाइसीलियम कहते हैं। जैसे कि आप ई डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पर जर्म ट्यूब जो है उसकी लेंथ कुछ बढ़ गई है। इस जर्म ट्यूब को ही अब इन्होंने क्या कह दिया, प्रोमाइसीलियम, या इसको बेसिडियम भी कहते हैं। इस प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम में डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोसिस होता है, यानी रिडक्शन डिवीजन होता है। और आपको पता है रिडक्शन डिवीजन होने से 4 केंद्रक बनते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कितने केंद्रक बन गए हैं, 4 केंद्रक बन गए हैं। एफ डायग्राम के अंदर इन चारों केंद्रक के बीच में भित्ति बन गई है और भित्ति के बनने से यहाँ पर बेसिडियल सेल का फॉर्मेशन हो गया। कौन सी सेल्स बन गई है, बेसिडियल सेल्स। तो रिडक्शन डिवीजन होने के बाद में बेसिडियम में 4 सेल्स बन जाती है और चारों सेल्स जो है केंद्र के बीच में सेप्टा के फॉर्मेशन से बनती है। और अब यहाँ पर ये केंद्रक कैसे हैं, हैप्लॉइड केंद्रक है। और इसको क्या कहते हैं आप, इनको क्या कहते हैं, बेसिडियल सेल्स कहते हैं। यहाँ पर जो 4 केंद्रक बने हैं उनमें से 2 प्लस स्ट्रेन के होंगे और 2 माइनस स्ट्रेन के होंगे। ये आपको ध्यान रखने हैं, 2 तो प्लस स्ट्रेन के और 2 माइनस स्ट्रेन के होंगे। नेक्स्ट कम टू द जी डायग्राम। यहाँ पर बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन दिखाया गया है। तो बेसिडियम के अंदर जो सेल्स बनती है उनमें जो है डिवीजन होता है और डिवीजन होने से हर डिवीजन होने से 2 केंद्रक बनते हैं। तो एक केंद्रक जो है वह क्या बनाता है, बाहर की तरफ बेसिडियोस्पोर बनाता है, बेसिडियोस्पोर बनाता है। और भीतर का केंद्रक जो है उस बेसिडियोस्पोर के बनाने के बाद में एक बार वापस डिवाइड होगा और पुनः इसमें बेसिडियोस्पोर बनेंगे। इसके अलावा जैसे कि एच डायग्राम में देख रहे हैं, ये बेसिडियोस्पोर बनने के बाद में इनमें स्वयं के अंदर भी बडिंग हो सकती है, यानी बेसिडियोस्पोर जो है अगली बेसिडियोस्पोर की जनरेशन को उत्पन्न कर सकते हैं। तो अधिकतर के अंदर ये बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है विद एक्सेप्शन टू अस्टिलेगो न्यूडा वैरायटी टीटीसी। वैरायटी अस्टिलेगो न्यूडा वैरायटी टीटीसी में बेसिडियोस्पोर्स नहीं बनते हैं, वहां पर सीधी इन्फेक्शन थ्रेड्स बन जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिडियोस्पोर जो है उसमें जर्मिनेशन होता है और बेसिडियोस्पोर जो है इनसे जर्म ट्यूब निकलती है और बेसिडियोस्पोर से पूरा माइसीलियम बन सकता है। यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि जैसे कि हमने देखा कि बेसिडियोस्पोर या तो प्लस स्ट्रेन के होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की बेसिडियल सेल होगी उसी प्रकार का बेसिडियल स्पोर बनेगा। तो बेसिडियोस्पोर्स या तो प्लस स्ट्रेन के होंगे या माइनस स्ट्रेन के होंगे, यानी जो माइसीलियम यहाँ पर बनेगा, बेसिडियोस्पोर से जो माइसीलियम बनेगा
वह भी क्या होगा, या तो प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम होगा और या फिर माइनस स्ट्रेन का माइसीलियम होगा। अब ये माइसीलियम जो है इनकी होस्ट के अंदर जो है इसमें ग्रोथ होएगी। तो अस्टिलेगो की स्पीसीज में इन्फेक्शन का कई प्रकार से इन्फेक्शन हो सकते हैं। जो कवर्ड स्मट होते हैं, कवर्ड स्मट में क्लैमिडोस्पोर्स ग्रेन्स के अंदर ही उपस्थित होते हैं। तो जब वो ग्रेन जो है उसका जर्मिनेशन होता है तो उस ग्रेन में जो माइसीलियम वो होता है वह पूरे होस्ट में पहुंच जाता है। इस प्रकार के इन्फेक्शन को जो सीड्स के द्वारा होता है उसको सीडलिंग इन्फेक्शन कहते हैं, और ये किस दौरान होगा, कवर्ड स्मट में होगा। दूसरा होता है, आपने पढ़ा लूज स्मट। लूज स्मट में हमने कहा था कि जो स्पोर्स हैं वो एपिडर्मिस से ढके हुए नहीं रहते हैं। तो लूज स्मट में इन्फेक्शन फ्लावरिंग के दौरान होगा, इन्फेक्शन फ्लावरिंग के दौरान होगा। जैसे जे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इन्फेक्शन किसके अंदर हुआ है, ओवरी के अंदर हुआ है। और माइसीलियम जो है मतलब यहाँ पर बेसिडियोस्पोर के द्वारा माइसीलियम ओवरी में पहुँच जाता है। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को ब्लूजम इन्फेक्शन कहते हैं। पुनः स्मरण कर लेंगे, अस्टिलेगो में बेसिडियोस्पोर के द्वारा इन्फेक्शन दो प्रकार से होता है। पहले तो सीड्स के द्वारा जो कि कवर्ड स्मट में होता है उसको सीडलिंग इन्फेक्शन कहते हैं, और दूसरा ब्लूजम इन्फेक्शन जो ओवरी के थ्रू होता है। स्पोर्स जब ओवरी में प्रवेश करके माइसीलियम बनाते हैं तब वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब इस प्लांट के अंदर दोनों प्रकार के माइसीलियम पाए जाएंगे, प्लस और माइनस। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि दोनों प्रकार के माइसीलियम जो है उनमें किसी न किसी प्रकार से डाइकैरियोटाइजेशन होगा, और प्राइमरी माइसीलियम से क्या बन जाएगा, डाइकैरियोटिक हाइफी बन जाएगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा। जिसमें हमने पिछली साइड में पढ़ा था जो 4 तरीके से जो डाइकैरियोटाइजेशन होता है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह के इसकी जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट होते हैं। इसको एक बार हम और समराइज कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। अस्टिलेगो में दो प्रकार से स्पोर्स बनते हैं, क्लैमिडोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। क्लैमिडोस्पोर्स जो है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बनता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्लैमिडोस्पोर्स बनाते हैं। इनको टिल्यूटोस्पोर, ब्रैंड स्पोर या स्मट स्पोर भी कहते हैं। ये क्लैमिडोस्पोर विंड के द्वारा जो है डिस्पर्स होंगे, और बिफोर जर्मिनेशन दोनों जो न्यूक्लियस हैं क्लैमिडोस्पोर के अंदर, हमने कहा था कि क्लैमिडोस्पोर्स कैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक। तो दोनों न्यूक्लियस जो होंगे वो इसमें फ्यूज होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेंगे, द्विगुणित केंद्रक बना लेंगे। अब हमने पढ़ा था कि उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस युक्त क्लैमिडोस्पोर में जर्मिनेशन होगा, जर्म ट्यूब बनेगी। उस जर्म ट्यूब को प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम कहते हैं। अब यहाँ पर जो है मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होगा, और रिडक्शन डिवीजन होने से 4 सेल बनेगी। अब इस 4 सेल युक्त स्ट्रक्चर को बेसिडियम कहते हैं। इस बेसिडियम के द्वारा जो है बहुत सारे बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 4 ही बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, बहुत सारे बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं स्वयं प्लस या माइनस के होते हैं, स्ट्रेन के होते हैं, और जैसा बेसिडियोस्पोर होगा वैसा ही उससे माइसीलियम बनेगा। और बेसिडियोस्पोर से बनने वाले माइसीलियम को मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में डाइकैरियोटाइजेशन होगा, और डाइकैरियोटाइजेशन जो है हमने पढ़ा था 4 मेथड से होता है। डाइकैरियोटाइजेशन होने से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। यह डाइकैरियोटिक माइसीलियम पुनः क्या बनाएगा, क्लैमिडोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो इस तरह से इनकी जो है लाइफ साइकिल चलती रहती है।